नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग विथ विष्णु जी सर। आज हम आपके बीच में 10th क्लास के जो लोकतांत्रिक वाली किताब है, राजनीतिक विज्ञान वाले, उसका कुछ बेसिक नॉलेज हम आपके बीच में लेके आए हैं और उसी को आज हम आपके बीच में साझा करेंगे। और इतनी इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि ये क्लास सुनने के बाद और पढ़ने के बाद तुम्हें राजनीति की जो अगर पढ़ ली होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी भी होगी तो तुम्हारा 50% राजनीति विज्ञान वैसे ही क्लियर हो जाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ परिभाषाओं के बारे में। सीधा मैं समय खराब नहीं करूंगा आपका, कुछ बातें लिख रखी हो मैं आपको बाद में बता दूंगा ताकि आपका समय खराब ना हो। इसी वजह से मैंने बातें लिख करके आपके बीच में आया हूं, ठीक है। कुछ बातें जैसे नॉर्मल जो बेसिक बात है, वो सबसे पहली बात तो ये कि राजनीतिक विज्ञान, पहली बात तो जानते हैं कि विषय है क्यों, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान जो विषय है वो राजनीतिक विज्ञान की बात करें, राज का मतलब होता है शासन, राज का मतलब क्या होता है, शासन होता है। तो और नीति का मतलब होता है नियम। अब शासन के जो नियम है वो किसके अंतर्गत आएंगे, राजनीति के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे भाई, राजनीति के अंतर्गत आएंगे। अब विज्ञान का मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध अध्ययन और सुव्यवस्थित ज्ञान। क्रमबद्ध अध्ययन और सुव्यवस्थित ज्ञान, इन दोनों बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो राजनीतिक विज्ञान है, राजनीति का एक विज्ञान है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि शासन की जो विशेष परिस्थितियां हैं, विशेष जो नीतियां हैं, विशेष जो विशेषता है, उन बातों के बारे में हम जानेंगे, उन बातों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली बात राजनीति की। राजनीति दो शब्द से मिलकर बना है, राज प्लस नीति। राज प्लस नीति। राज का मतलब होता है शासन और नीति का मतलब होता है नियम, अर्थात राजनीति वही है, शासन के विभिन्न नियम ही क्या कहलाते हैं, राजनीति कहलाते हैं। अब राजनीति तो हो गई, अब हम चर्चा करने वाले शासन के बारे में। अब शासन क्या है, देखो शासन को हमने दो भागों में, शासन का मतलब होता है शासित करना, किसी व्यक्ति को अपने नियमों के अनुसार ढाल लेना, शासन कहलाता है। जैसे मान लो तुम्हारे घर वालों ने नियम बना रखे हैं, स्कूल ने नियम बना रखा कि 7 बजे स्कूल में आना है, तुम ढले हुए हो, इसका मतलब तुम स्कूल के नियमों के अनुसार क्या कर रहे हो, उनका पालन कर रहे हो। और पालन कर रहे तो स्वाभाविक सी बात है कि तुम अनुशासित हो। अगर तुम लेट पहुंचते हो तो तुम्हें दंडित किया जाता है, क्लास से बाहर कर दिया जाता है। और इसीलिए नियमों का होना बहुत जरूरी है। तो आज से एक नियम ये भी ले लो कि रेगुलर से क्लास देखनी है और रेगुलर से पढ़ाई करनी है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आवाज का या वीडियो का या फिर नहीं दिखाई देने का कोई इश्यू हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसमें सुधार करूंगा। जैसे आपने कहा था कि माइक की व्यवस्था करो सर, तो मैंने माइक की व्यवस्था भी कर ली है और शायद आवाज भी स्पष्ट आपको आ रही होगी। अब हम चर्चा करते हैं शासन के बारे में। देखो शासन अभी से नहीं, प्राचीन काल से चला आ रहा है। और प्राचीन काल में देखिए तो जो वर्तमान जो स्वरूप है शासन का, वो प्राचीन काल में नहीं था। प्राचीन काल में शासन का अलग स्वरूप था और उस स्वरूप को कहते हैं राजतंत्र। क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। अब राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र होता क्या है उसके बारे में जान लो। देखो लोकतंत्र और शासन को कितने भागों बांटा गया, 2 भागों में, लोकतंत्र और राजतंत्र। लोकतंत्र वर्तमान में प्रचलित है, राजतंत्र पहले प्रचलित था। तो राजतंत्र की बात कर लेते हैं। राजतंत्र किसे कहते हैं, जब शासन का संचालन कौन करे, राजा करे। बात को समझना, यहाँ पर अगर ये परिभाषा समझ में आ गई तो लोकतंत्र की परिभाषा मैं आपको चुटकियों में याद करवा दूंगा, ठीक है। जब शासन का संचालन राजा करता है, और राजा कौन होता है, एक व्यक्ति विशेष होता है। व्यक्ति विशेष क्यों होता है, क्योंकि शासन की सारी शक्तियां किसमें निहित होती है, उस राजा में निहित होती है। किसमें निहित होती है भाई, राजा में निहित होती है। अब ऐसे में अगर हम बात करें तो राजतंत्र हो गया ये। अब शासन की सारी शक्तियां किसमें होती है, राजा में निहित, एक व्यक्ति विशेष जिसे हम राजा कहते हैं। तो जब शासन का संचालन राजा द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, राजतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1 मिनट गाइस। हाँ, तो वापस से हम जुड़ते हैं। जब शासन का संचालन राजा द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, राजतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजतंत्र कहा जाता है। अब इसी की परिभाषा को हम लोकतंत्र में डालते हैं। जब शासन का संचालन राजा करे तो राजतंत्र, जब शासन का संचालन जनता करेगी तो लोकतंत्र। जब शासन का संचालन कौन करे, जनता द्वारा किया जाता है तो क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो बात समझ में आ गई लोकतंत्र की। एक परिभाषा तो ये हो गई, जब शासन का संचालन जनता द्वारा किया जाता है तो लोकतंत्र कहा जाता है। दूसरी परिभाषा की बात करें तो दूसरी परिभाषा क्या है, दूसरी परिभाषा अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई लोकतंत्र की। वो परिभाषा कुछ इस प्रकार है, और वो परिभाषा है, जनता द्वारा जनता के लिए शासन संचालन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। ये तो होगी लोकतंत्र की परिभाषा, ठीक है। और राजतंत्र की परिभाषा,
अब ऐसे में एक लोकतंत्र की परिभाषा और सुन लो, जब शासन का संचालन जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है तो ऐसी शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। और यही जनप्रतिनिधि मिलकर क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं। यही लोकतंत्र में क्या करते हैं? अगर लोकतंत्र की बात करें तो मैं लिख देता हूं यहां पर थोड़ा सा, लोकतंत्र में अगर हम बात करें तो जनता क्या करती है? अपने जनप्रतिनिधि चुनती है, जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है, चुनती है। और यही जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। और वही सरकार क्या करती है? शासन का संचालन करती है, शासन संचालन करती है। ठीक है, वही सरकार क्या करती है? शासन का संचालन करती है। अब ऐसे में सरकार संचालन होगी, यहां तक होगी जानकारी, और मैं आशा करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, बोलने की स्पीड वगैरह में भी कोई दिक्कत तो जरूर बताइएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। अब यहां पर एक चीज आई, सरकार। क्या आई है? सरकार। अब सर दिमाग में आ रहा है, कई सालों से पढ़ते आ रहे, सरकार फलानी सरकार, डी सरकार, कांग्रेस सरकार, भाजपा सरकार, जदयू सरकार, बहुत सारी सरकारें हैं। अब उन सरकारों की बात करता आखिर सरकार होती क्या है? अगर बड़े बड़े राजनेताओं से भी पूछोगे तो आप वो भी शायद राज्य सरकार की परिभाषा ना बता पाए, तो मैं आपको कोशिश करता हूं बताने की सरकारी परिभाषा। सरकार की परिभाषा ये है, जब किसी क्षेत्र का शासन संचालन करने वाली अमूर्त संस्था को क्या कहा जाता है? सरकार। क्योंकि सरकार की कोई मूर्ति नहीं हो सकती है, हम इसलिए संस्था कैसी? अमूर्त संस्था। कैसी है? अमूर्त संस्था। सरकार किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष का शासन संचालन करने वाली अमूर्त संस्था को क्या कहा जाता है? सरकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरकार। ये तो हो गई सरकार और लोकतंत्र और राजतंत्र की बेसिक जानकारी। अब हम चर्चा करने वाले सरकार के प्रकार के बारे में। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? सरकार के प्रकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात, सरकार के प्रकारों की बात करें तो मुख्य रूप से सरकार के दो ही प्रकार हुआ करते थे आरंभिक अवस्था में। केंद्र सरकार, जिसे संघीय सरकार भी कहा जाता है, राज्य सरकार, जिसे प्रांतीय सरकार भी कहा जाता है। ये दो ही प्रकार थे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिसे संघीय सरकार और प्रांतीय सरकार भी कहा जाता है। अब केंद्र सरकार किसे कहते हैं? किसी देश के संपूर्ण क्षेत्र पर शासन संचालन करने वाली सरकार को क्या कहा जाता है? केंद्र सरकार कहा जाता है। परिभाषा आपको दिख रही होगी, आप ऐसे कैसे यहां से उतार सकते हो। ठीक है, दूसरा आता है राज्य सरकार। राज्य सरकार किसे कहते हैं? राज्यों का शासन संचालन करने वाली सरकार को क्या कहा जाता है? राज्य सरकार। जैसे राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, ये प्रत्येक राज्य की सरकार। लेकिन जब देश की बात आती है, संसद भवन की बात आती है, तो वहां पर जो सरकार है वो हमारे पूरे देश की सरकार है। ठीक है, और ये पूरे देश का शासन संचालन करती है। तीसरा था स्थानीय सरकार। अब इतने बड़े देश का शासन संचालन करना इतना आसान था नहीं, तो सरकार ने सोचा कि सरकार का एक स्तर और बना जाए, क्योंकि इतनी बड़ी पारदर्शिता ला नहीं सकते सरकार में, तो सभी लोगों तक पहुंच थी नहीं। तो सरकार ने एक चीज का और गठन किया, एक सरकार और बनाई अलग स्तर वाली, से कहा गया स्थानीय सरकार। क्या कहा गया? स्थानीय सरकार कहा गया, जिसे 1992 से 94 के बीच में क्या दे दी गई? संवैधानिक मान्यता प्राप्त होगी। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि स्थानीय सरकार की जो शुरुआत है 2 अक्टूबर 1959 में हमारे ही राजस्थान के पाली गांव, पाली जिले से स्थानीय सरकार की शुरुआत होती है, यानी पंचायती राज की शुरुआत होती है। स्थानीय सरकार में दो स्तरों की सरकार होती है, एक तो ग्रामीण स्वशासन और दूसरा नगरीय स्वशासन, जो त्रिस्तरीय होते हैं। और इनके बारे में विस्तार से हम बाकी जो आगे चैप्टर आएंगे उनके बारे में विस्तार से जान लेंगे। ठीक है, अगला ये तो हो गए सरकार के प्रकार। किसी को दिक्कत? सरकार कितने भागों में बांट रखा है? मुख्य रूप से 2 भाग है। वैसे कितने हैं? 3। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। परिभाषाएं दे रखी है, आप यहां से उतार लेना और नोट्स तैयार कर लेना। अगला आता है सरकार के अंग, जो सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार के अंग, बच्चा यही कंफ्यूजन हो जाता है कि सरकार के प्रकार तो कौन से हैं और सरकार के अंग कौन से। जब उसे सरकार के अंग पूछे जाते हैं तो वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार लिखा जाता है। जब सरकार के प्रकार पूछे जाते हैं तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका लिखा देता है। तो ये कंफ्यूजन भी आपका यहां से दूर हो जाएगा। ठीक है, अब सरकार के अंगों की बात करें तो सरकार के अंग भी कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं, जिसमें सबसे पहला अंग है विधायिका। कौन सा है? विधायिका, जिसे क्या कहा जाता है? व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यवस्थापिका भी। दूसरा है कार्यपालिका। दूसरा कौन सा है? कार्यपालिका है। और तीसरा है न्यायपालिका। तीसरा कौन सा है? न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इनका थोड़ा सा विस्तार से डिटेल जान लेते हैं। तो विधायिका की बात करें तो विधायिका के अंतर्गत कौन आता है? संसद आती है। कौन आती है? संसद। संसद किसे कहते हैं? कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था को क्या कहा जाता है?
संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है किसको? कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था को। एक परिभाषा और है संसद की, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो मैं हर चीज की दो दो तीन तीन परिभाषाएं बता रहा हूं, कंफ्यूज में बिल्कुल मत होना, बिल्कुल आसानी से तरीके से आप उतार लेना और उतार करके आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। और याद कर सकते, जो आपको इजी लगे वो आप याद कर लेना, ठीक है। तो संसद की एक परिभाषा और है, जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों का संघ भी क्या कहलाता है? जहां इनकी बैठक होती है वो संघ भी क्या कहलाता है? संसद कहलाता है। क्या कहलाता है? संसद कहलाता है। अब संसद की बात करें तो संसद के कितने अंग है? 3 अंग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगला आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका के भी 2 अंग हैं, जिसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद आती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, जो उसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री। और दूसरा आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का भी अभिन्न अंग होता है और कार्यपालिका भी अभिन्न अंग होता है। तीसरे में आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है उसमें क्या आते हैं? न्यायालय आते हैं। न्यायालय को हमने 2 स्तरों पर बांट रखा है मुख्य रूप से, एक तो सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, और दूसरा है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की बात करते हैं प्रत्येक राज्य में होता है। क्या होता है? प्रत्येक राज्य में, और केंद्र शासित प्रदेश में होता है। हो सकता है भारतीय संविधान के आर्टिकल, देखो ट्रिक बताता हूं आपको, आर्टिकल 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक कितना होता? 3, 2 या अनुच्छेद 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? एक न्यायालय हो सकता है। अर्थात आर्टिकल अनुच्छेद 231 में ये उल्लेख है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक न्यायालय हो सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गए इनकी प्रमुख बातें और इनके भाग। अब इनका कार्य क्या है वो जान लो थोड़ा सा, और उसी के साथ हमारी क्लास भी समाप्त हो जाएगी चंद समय में ही, ठीक है। देखो विधायिका का प्रमुख काम होता है कानून बनाना। क्या होता है? कानून बनाना। विधायिका का प्रमुख काम क्या है? कानून बनाना। दूसरा, ये तो जब इन्होंने कानून बना दिया तो लागू कौन करेगा? कार्य। अब जिम्मेदारी किसकी आ जाती है? उन कानूनों को लागू करने की और उन पर अमल लाने की जिम्मेदारी किसको आ जाती है? कार्यपालिका को आ जाती है। किसको आ जाती है? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका क्या करती है? कानूनों को लागू करती है। क्या करती है? लागू करती है। अब ऐसे में मान लो लागू किसके ऊपर करेगी? जनता के ऊपर। किसके ऊपर करेगी? जनता के ऊपर करती है। अब इस स्थिति में अगर मान लो किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, क्या उत्पन्न हो जाता है? विवाद। क्या उत्पन्न हो जाता है? विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो उस स्थिति में उस विवाद का निपटारा कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। तो विवादों का निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका करती है। तो इस तरीके से लोकतंत्र और सरकार की आदि की सामान्य जानकारी हो चुकी है, और इन्हीं पे के बेस पर पहला और दूसरा पाठ है जो काफी महत्वपूर्ण है। आगे लोकतंत्र के विभाजन भी हम जानेंगे ऐसे कैसे, ठीक है। धन्यवाद गाइस। आपको हमारी क्लास कैसे लगी बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। मेरी मेहनत में थोड़ी बहुत और कमी रह रही है, कुछ कमी रह रही हो तो आप मुझे बिल्कुल गाइड करिएगा। जैसी आपकी मांग होगी वैसा ही मैं पढ़ाने की बात करूंगा, वैसी ही कोशिश करूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक बातें बताऊं, इसलिए मैं पहले से यहाँ पर बोर्ड पर लिख लेता हूं। अगर आपको दिक्कत होगी, नहीं सर आप साथ साथ में पढ़ाओ, तो मैं लिखता चला, उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगा और समय अभी इतना हमारे पास है नहीं। 20 दिन 25 दिन अर्धवार्षिक के बचे, तो मैं चाहता हूं कि अर्धवार्षिक पर आपकी 1.5 किताब कंप्लीट हो जाए। इसके बाद में जैसे 10-15 दिन बाद में वापस हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा, तो हिस्ट्री भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आपको जो मेरे विद्यार्थी है विशेषकर रामगढ़ से, उन विद्यार्थियों के लिए, रामगढ़ और लालसोट से मैं उन विद्यार्थियों के लिए क्लासें अपलोड करने का सिलसिला मैंने जारी किया है। तो आपको कैसी लगी मेरी क्लास बिल्कुल जरूर बताइएगा। बाकी बच्चों के साथ शेयर करिएगा जानकारी, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।